मूवी की शुरुआत होती है एक शॉकिंग इंसिडेंट से। एक इंडियन पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। प्लेन के अंदर लगभग 160 इनोसेंट लोग फंस चुके होते हैं और सिचुएशन हर सेकंड के साथ और ज्यादा डेंजरस होती जा रही होती है। गवर्नमेंट इस क्राइसिस को हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर को भेजती है, मिस्टर अजय सहगल। अजय जब हाईजैकर्स से बात करता है तो उनकी डिमांड्स क्लियर होती हैं। कुछ टेररिस्ट्स को जेल से रिलीज किया जाए और साथ ही हैवी अमाउंट ऑफ मनी भी दिया जाए। गवर्नमेंट के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते क्योंकि सवाल सिर्फ नेगोशिएशन का नहीं बल्कि 160 जिंदगियों का होता है। इसीलिए गवर्नमेंट मजबूरन हाईजैकर्स की सारी कंडीशंस मान लेती है। लेकिन अजय इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसका मानना होता है कि अगर सही वक्त पर कमांडोज को यूज किया जाता तो हाईजैकर्स को वहीं खत्म किया जा सकता था। अजय के लिए ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं बल्कि सिस्टम की फेलियर थी। यहीं से हमें पता चलता है कि ऐसे थ्रेट्स और अटैक्स पहले भी हो चुके थे और फ्यूचर में और बढ़ने वाले थे। अजय ऑलरेडी एक सोल्यूशन पर काम कर रहा होता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन धुरंधर। धुरंधर का कॉन्सेप्ट सिंपल लेकिन डेंजरस होता है। इस ऑपरेशन के थ्रू इंडिया पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और टेरर नेटवर्क्स पर नजर रख सकता था। अटैक होने से पहले ही एनिमी के प्लान समझे जा सकते थे और उन्हें साइलेंटली न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। ये एक लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट होता है जो सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर बेस्ड होता है। अजय जब अपना ये प्रोजेक्ट अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट करता है तो उन्हें आइडिया पावरफुल लगता है, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा होता है। क्रॉस बॉर्डर इंटेलिजेंस, डीप इन्फिल्ट्रेशन और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस सब कुछ इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से अजय का प्रोजेक्ट इनिशियली रिजेक्ट कर दिया जाता है। अजय के लिए ये रिजेक्शन सिर्फ प्रोफेशनल नहीं होती, ये पर्सनल हो जाता है। वो जानता होता है कि धुरंधर काम करेगा लेकिन सिस्टम रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होता। फिर मूवी जंप करती है साल 2008 में। इंडियन पार्लियामेंट पर एक ब्रूटल अटैक होता है। इस अटैक में बहुत सी इनोसेंट लाइफ्स चली जाती हैं और पूरा देश शॉक में आ जाता है। ये अटैक सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं होता, ये एक मैसेज होता है कि थ्रेट अब रियल है और वेरी क्लोज है। इस ट्रेजेडी के बाद अजय दोबारा अपने सीनियर्स के पास जाता है और ऑपरेशन धुरंधर को फिर से टेबल पर रखता है। इस बार सिचुएशन डिफरेंट होती है। अब अटैक्स रिपीट हो रहे होते हैं और गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि सिर्फ डिफेंस काफी नहीं है। धुरंधर एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो फ्यूचर अटैक्स को रोक सकता है और ईयर्स तक चला जा सकता है। आखिरकार सीनियर्स ऑपरेशन धुरंधर को अप्रूव कर देते हैं। अजय के लिए ये सिर्फ अप्रूवल नहीं होती, ये उसकी सालों की मेहनत का रिजल्ट होता है। और यहीं से एंट्री होती है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की, हमजा। हमजा को अजय खुद सिलेक्ट करता है ऑपरेशन धुरंधर का कोर एसेट बनाने के लिए। हमजा सिर्फ एक एजेंट नहीं होता बल्कि वो सिस्टम के अंदर घुसकर सिस्टम के रूल्स के खिलाफ खेलने वाला प्लेयर होता है। यहीं से मूवी एक डेंजरस इंटेलिजेंस गेम में एंटर कर जाती है जहां ट्रस्ट भी वेपन है और एक छोटी सी गलती बड़ी तबाही बन सकती है। ऑपरेशन धुरंधर के लिए अजय ने हमजा को स्पेशली चूज किया होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमजा को डायरेक्टली पाकिस्तान भेजना इम्पॉसिबल था। अगर डायरेक्ट एंट्री होती तो उसकी आइडेंटिटी तुरंत एक्सपोज हो जाती। इसीलिए एक स्मार्ट रूट चूज किया जाता है। पहले हमजा को अफगानिस्तान भेजा जाता है जहां उसकी आइडेंटिटी एक बलोच के तौर पर तैयार की जाती है और फिर अफगानिस्तान से उसे लीगली और सेफली पाकिस्तान मूव करवाया जाता है। इस तरह हमजा आखिरकार पाकिस्तान के सबसे सेंसिटिव शहर कराची में एंट्री लेता है। कराची आते ही हमजा का फोकस होता है एक डेंजरस एरिया पर, लियारी। ये माना जाता था कि जिसने लियारी को कंट्रोल कर लिया उसने पूरी कराची पर पकड़ बना ली। लियारी में हमजा की मुलाकात होती है उस्मान नाम के आदमी से, जिसका वहाँ एक छोटा सा होटल होता है। दुनिया के लिए उस्मान एक सिंपल होटल ओनर होता है, लेकिन असल में वो इंडिया का स्लीपर एजेंट होता है जो सालों से लियारी में रह रहा होता है। उस्मान हमजा को अपने होटल में जॉब दे देता है और धीरे धीरे उसे लियारी के रूल्स और रियलिटी समझाना शुरू करता है। उस्मान बताता है कि लियारी के गैंग्स एरिया या पैसों के बेसिस पर नहीं बल्कि कौम और आइडेंटिटी के बेसिस पर डिवाइडेड होते हैं। हर गैंग अपनी अलग पावर रखता है। क्योंकि हमजा बलोच बनकर आया होता है इसीलिए उसके लिए सबसे लॉजिकल एंट्री रहमान बलोच के गैंग में होती है। ये सुनकर हमजा एक सवाल पूछता है, अगर रहमान डाकू और बाबू डाकू दोनों इतने पावरफुल हैं तो दोनों साथ क्यों नहीं हैं? तब उस्मान एक डार्क सीक्रेट बताता है। असल में रहमान बाबू डाकू का नाजायज बेटा होता है और जब रहमान को ये सच पता चलता है तो वो अपनी माँ को ही मार देता है क्योंकि वो इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये सुनकर ही समझ आ जाता है कि रहमान कितना ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस है। इसी वजह से रहमान और बाबू के बीच
हमेशा खूनी राइवलरी चलती रहती है। हमजा जानता होता है कि उसे किसी भी हाल में रहमान के गैंग का हिस्सा बनना होगा, लेकिन रहमान जैसा आदमी किसी आउटसाइडर पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए हमजा एक रिस्की लेकिन सॉलिड प्लान बनाता है। उस्मान उसे बताता है कि रहमान के दोनों बेटे एक शादी फंक्शन में जाने वाले हैं और वहीं पर बाबू और उसके आदमी उन पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। हमजा डिसाइड करता है कि अगर वो रहमान के बेटों की जान बचा लेता है तो रहमान खुद उसे अपने गैंग में जगह देगा। शादी के दिन हमजा वहां पहुंचता है और जैसे ही अटैक शुरू होता है पूरा फंक्शन केओस में बदल जाता है। हमजा बिना अपनी जान की परवाह किए रहमान के बेटों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइट बहुत ब्रूटल होती है। वो रहमान के बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। जख्मी हालत में उसे किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन हमजा रहमान के छोटे बेटे की जान बचा लेता है। जब रहमान हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका छोटा बेटा सारी बात बताता है कि कैसे हमजा ने अपनी जान रिस्क पर लगाकर उसे बचाया। ये सुनते ही रहमान हमजा को एक नई नजर से देखने लगता है। ये सब जानकर रहमान हमजा से काफी इम्प्रेस्ड होता है। वो उसकी हिम्मत और वफादारी देखकर उसे पैसा देना चाहता है, लेकिन हमजा सीधा मना कर देता है। उसका कहना होता है कि उसे पैसों की नहीं बल्कि रहमान की गैंग में जगह चाहिए। रहमान थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। इस तरह हमजा ऑफिशियली रहमान बलोच की गैंग का हिस्सा बन जाता है। लेकिन सच ये था कि रहमान अभी तक अपने बेटे की मौत के शौक से बाहर नहीं आया होता। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। हर वक्त गुस्सा, दर्द और बदले की आग उसके अंदर जल रही होती है। वहीं रहमान की बीवी का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। पूरा घर एक मातम में डूबा होता है। रहमान हर हाल में अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता होता है, लेकिन जैसे ही वो प्लानिंग शुरू करता है उसके पास एमएलए जमील आता है। जमील उसे समझाता है कि इलेक्शंस बहुत करीब हैं। अगर इस वक्त खून खराबी हुई तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम उलट सकता है। साथ ही सलीम भी रहमान को यकीन दिलाता है कि अगर एक बार इलेक्शंस जीत लिए गए तो फिर रहमान जो चाहे करे, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। रहमान के कुछ ट्रस्टेड लोग भी उसी बात को सपोर्ट करते हैं। मजबूरन रहमान रुक तो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि वो अपने ही बेटे के कातिल से इतने दिन तक बदला नहीं ले पाया। इसी बीच हमजा, जो अब रहमान की गैंग का हिस्सा बन चुका होता है, धीरे धीरे सबका ट्रस्ट जीत लेता है। रहमान के आदमी भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। एक दिन रहमान हमजा से सीधा सवाल करता है, क्या मुझे अपने बेटे के बदले के लिए इलेक्शंस खत्म होने तक रुकना चाहिए? हमजा बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है। वो कहता है कि रुकने की कोई जरूरत नहीं। हमजा रहमान को याद दिलाता है कि लायारी ऑलरेडी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक रहमान का और दूसरा बाबू का। अगर बाबू को खत्म कर दिया जाए तो पूरी लायारी के वोट्स रहमान के हाथ में आ जाएंगे और जिस पार्टी को रहमान सपोर्ट करेगा जीत भी उसी की होगी। हमजा और भी आग में घी डालता है। वो रहमान को मोटिवेट करता है कि इतना इंतजार करना कमजोरी होती है और बेटे की मौत का बदला जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेना चाहिए। ये बात रहमान के दिल को लग जाती है और आखिरकार वो डिसाइड कर लेता है। उसके बाद रहमान और उसके लोग बाबू के आदमियों को एक एक करके ढूंढना शुरू कर देते हैं। लयारी फिर से खून से लाल होने लगती है और फिर आखिरकार बाबू पकड़ा जाता है। रहमान के आदमी उसे बुरी तरह पीटते हैं। तभी रहमान खुद आता है और बिना किसी रहम के बाबू पर टूट पड़ता है। बाबू गिर गिर कर माफी मांगता है, जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन रहमान के लिए ये सिर्फ एक नाम था, उसके बेटे का कातिल। और इसी नफरत और गुस्से में रहमान बाबू को भी बहुत ही बुरी और दर्दनाक तरीके से मार देता है। बाबू को मारने के बाद रहमान को थोड़ा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं और फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। रिजल्ट आता है कि जमील 3 लाख वोट से जीत चुका होता है, यानी हमजा का दिया हुआ आइडिया परफेक्टली काम कर जाता है। जमील जीत तो जाता है, लेकिन जब रहमान वहां आता है तो पूरी पब्लिक खुशी से झूम उठती है। लोग जमील को नहीं बल्कि रहमान को देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। यहीं पर जमील को समझ आ जाता है कि असल में पब्लिक ने वोट जमील को नहीं बल्कि रहमान के नाम पर दिया है। और इसी पल जमील को एहसास होता है कि उसकी पावर डेंजर में है। वो सोचने लगता है कि अगर रहमान जिंदा रहा तो असली किंग वही रहेगा। इसी सोच के साथ जमील के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमता है। कौन? इसका जवाब हमें आगे मिलता है। इसी बीच हम हमजा को देखते हैं, जिसे रहमान की बेटी अलीना से प्यार हो जाता है। जैसे ही हमजा अलीना को पहली बार देखता है, उसे फर्स्ट साइट में ही अलीना से मोहब्बत हो जाती है।
एक दिन अलीना एक पार्टी में जाती है और वहाँ हमजा पुलिस की मदद से एक रेड करवा देता है। रेड के बीच हमजा अलीना को वहाँ से भागने में हेल्प करता है। इस इंसिडेंट के बाद अलीना भी हमजा से काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाती है और यहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। वहीं दूसरी तरफ रहमान एक दिन एक डील के लिए जाता है जहां उसकी मुलाकात होती है ISI के चीफ इकबाल से। इकबाल का सिर्फ एक ही मिशन होता है, इंडिया को किसी भी हाल में तबाह करना, लेकिन उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा वेपन्स की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि इकबाल डायरेक्टली रहमान से वेपन्स नहीं ले सकता क्योंकि रहमान असल में फेक वेपन्स मैन्युफैक्चर करता था। तब इकबाल रहमान को सजेशन देता है कि वो बलोच ग्रुप से वेपन्स परचेज करे। असल में बलोच और ISI वालों के बीच कभी भी रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। जब भी डील होती कोई ना कोई फाइट हो जाती और दोनों तरफ के लोग मारे जाते। इसीलिए इकबाल चाहता है कि रहमान खुद बलोच लोगों के साथ डील करे क्योंकि रहमान खुद भी बलोच था। बलोच लोग रहमान की बात मान लेते हैं और उसके कहने पर वेपन्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही इकबाल रहमान को एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है कि उन वेपन्स पर ऐसा मार्क किया जाए जैसे वो किसी और कंट्री में बने हों, ताकि अगर फ्यूचर में इंडिया के अंदर ये वेपन्स पकड़े भी जाएं तो उनका लिंक पाकिस्तान से जोड़ा ना जा सके। इकबाल क्लियरली कह देता है कि रहमान का नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ये बात सुनकर रहमान डीप थिंकिंग में चला जाता है। वो सोचता है कि क्या वो बलोच लोगों को इस तरह धोखा दे सकता है या नहीं। प्रॉब्लम ये थी कि रहमान बलोच लोगों को ये बता ही नहीं सकता था कि असल में ये वेपन्स इंडिया पर अटैक के लिए यूज होने वाले हैं। लेकिन फिर रहमान के दिमाग में लालच आ जाता है। कराची पर पूरी पावर पाने का ख्वाब उसके हर डाउट को दबा देता है। आखिरकार रहमान डिसाइड करता है कि वो ये डील करेगा। इसी के साथ इकबाल रहमान को एक और डेंजरस आइडिया देता है। वो कहता है कि रहमान को अब अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए ताकि सारी पावर उसके हाथ में रहे। ये आइडिया रहमान को भी बहुत पसंद आता है, लेकिन जब ये बात सलीम को पता चलती है तो वो शॉक हो जाता है। जिस बात का सलीम को डर था बिल्कुल वही हो रहा होता है। सलीम समझ जाता है कि रहमान जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए अब सिर्फ पावर काफी नहीं होगी। इस काम के लिए उसे एक और भी बड़ा मॉन्स्टर चाहिए और यहीं पर सलीम एक नाम चूज करता है, SP असलम चौधरी। असलम वही ऑफिसर होता है जिसे 7 साल पहले जमील ने खुद सस्पेंड करवाया था और अब आयरनी ये होती है कि जमील खुद असलम को वापस रिजॉइन करवाता है। असलम एक ऐसा ऑफिसर होता है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, जो उसे सही लगता है वो बिना डरे कर देता है। जब असलम जमील से मिलता है तो जमील सीधा कह देता है कि उसे किसी भी हाल में रहमान को खत्म करना होगा, लेकिन असलम अपनी कंडीशंस रखता है। वो कहता है कि यहाँ की ऑलमोस्ट सारी पुलिस रहमान के साथ मिली हुई है। अगर वो रहमान के खिलाफ कोई भी प्लानिंग करेगा तो ये पुलिस वाले उसी को मार देंगे, और अगर किसी ने रहमान को थोड़ी सी भी खबर दे दी तो असलम के लिए सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। इसीलिए असलम डिमांड करता है कि उसे एक सीक्रेट स्पेशल टीम चाहिए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो, ना मीडिया, ना पुलिस, ना गवर्नमेंट। और साथ ही असलम क्लियर कर देता है कि वो जमील को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, वो सिर्फ अपना काम करेगा। ये सब सुनने के बाद जमील मजबूरन मान जाता है और असलम को फुल परमिशन दे देता है कि वो अपनी तरीके से काम करे। वहीं दूसरी तरफ रहमान बलोच लोगों के पास वेपन्स की डील के लिए जाता है। बलोच लोग रहमान का बहुत रिस्पेक्ट के साथ वेलकम करते हैं और उसके कहने पर सारे वेपन्स उसके हवाले कर देते हैं। रहमान के दिल में थोड़ी गिल्ट होती है, लेकिन उसका एम क्लियर होता है, कराची पर राज। इसीलिए वो सारे वेपन्स लेकर वापस निकल जाता है। लेकिन जब रहमान इकबाल को वेपन्स देने जाने ही वाला होता है तब अचानक उसके छोटे बेटे की तबीयत खराब हो जाती है। उसके पेट में बहुत ज्यादा पेन होता है। इस वजह से रहमान अपनी सारी डील साइड पर रखकर पहले अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने का डिसीजन लेता है। रहमान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और पीछे हमजा और रहमान का एक ट्रस्टेड आदमी वो सारे वेपन्स इकबाल को देने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर हमजा एक खौफनाक सीन देखता है। इकबाल एक आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। हमजा हैरान होकर पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब इकबाल बताता है कि असल में 3 अक्टूबर को इंडिया में एक बड़ा अटैक प्लान किया गया था, लेकिन ये प्लान फेल हो गया क्योंकि किसी ने इंडिया को पहले ही खबर दे दी थी और इकबाल के मुताबिक ये वही आदमी था जिसने इन्फॉर्मेशन लीक की थी। इसी वजह से इकबाल उस आदमी को रहम के बगैर मार रहा होता है। ये सब देखकर हमजा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि असल सच ये होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमजा के थ्रू अजय तक पहुंच रही होती है और अजय की वजह से ही काफी अटैक्स पहले ही रोके जा चुके होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रहमान अपनी वाइफ और बेटी के साथ हॉस्पिटल जा रहा होता है कि अचानक SP असलम और उसकी स्पेशल टीम उन पर अटैक कर देती है। असलम के लोग रहमान के सारे आदमियों को एक एक करके मार देते हैं।
आखिर में रहमान अकेला बच जाता है। असलम क्लियर कह देता है कि अगर रहमान ने सरेंडर ना किया तो उसकी वाइफ और बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए रहमान मजबूरन सरेंडर कर देता है। असलम फिर रहमान को बहुत बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और लगता है कि आज रहमान जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तभी असलम के फोन पर हमजा का एक वीडियो आता है। उस वीडियो में हमजा ने असलम की पूरी टीम को पकड़ रखा होता है। उन सबको बहुत बुरी तरह से मारा जा चुका होता है। हमजा असलम को धमकी देता है कि अगर रहमान को तुरंत नहीं छोड़ा गया तो उसके सारे आदमी मार दिए जाएंगे। असलम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मजबूरन वो रहमान को छोड़ देता है। इस तरह हमजा की वजह से रहमान की जान बच जाती है और इसी दिन के बाद रहमान का हमजा पर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। फिर इंडिया में 26/11 का अटैक होता है, जो मेजर इकबाल ने ही प्लान करवाया होता है। अटैक के बाद इकबाल बहुत खुश होता है। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, सेलिब्रेशन हो रही होती है। ये सब देखकर हमजा के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन वो जानता होता है कि अभी उसे खामोश रहना होगा। उसे बहुत अफसोस होता है क्योंकि इस अटैक की इन्फॉर्मेशन उस तक टाइम पर नहीं पहुंची होती। अगर उसे पहले पता होता तो वो इंडिया को अलर्ट कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ रहमान अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देता है। ये न्यूज़ सुनकर जमील के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अगर रहमान को रोका नहीं गया तो सारी पावर रहमान के हाथ में चली जाएगी। और यहीं पर हमजा एक बार फिर सिचुएशन को समझने लगता है, क्योंकि हमजा को अच्छी तरह पता होता है कि जमील को किस तरह यूज किया जा सकता है। हमजा ये बात पहले ही जानता था और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट सच सामने आता है। असल में अलीना रहमान की बेटी नहीं बल्कि जमील की बेटी होती है। हमजा जमील को समझाता है कि आज तक जमील ने जितने भी लोग हायर किए सिर्फ रहमान को खत्म करने के लिए, अगर वो रहमान को मार भी देते तो वो जमील को पावर देने के बजाय खुद रहमान की जगह ले लेते। इसीलिए जमील को किसी और पर नहीं बल्कि सिर्फ खुद पर भरोसा करना चाहिए। हमजा जमील को बताता है कि वो अलीना से बहुत प्यार करता है। अगर अलीना और हमजा की शादी हो जाती है तो हमजा जमील का दामाद बन जाएगा और फिर दामाद और ससुर मिलकर पूरे इलाके पर राज कर सकते हैं। ये आइडिया जमील को काफी पसंद आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि हमजा कितना पावरफुल है और रहमान उस पर कितना ट्रस्ट करता है। इसीलिए जमील इस शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही टाइम बाद अलीना और हमजा की शादी हो जाती है। इस शादी में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। उन्हीं में से एक रहमान भी होता है, जो वहीं मेजर इकबाल के साथ किसी नई प्लानिंग पर बात कर रहा होता है। हमजा नोटिस करता है कि ये सब लोग काफी ज्यादा नशे में हैं। इस मौके का फायदा उठाकर हमजा भी उनके साथ बैठ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि मेजर इकबाल फिर से एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है, जिसके लिए उसे और वेपन्स चाहिए। हमजा देखता है कि सब लोग बिल्कुल बेहोश से हैं, इसीलिए वो जानबूझकर बोल देता है कि वो 9 अगस्त को वेपन्स लेकर आएगा। हमजा जानता होता है कि नेक्स्ट डे इनमें से किसी को कुछ भी याद नहीं रहने वाला, लेकिन असल में हमजा बलूच लोगों से वो सारे वेपन्स पहले ही ले चुका होता है। अब हम रहमान को देखते हैं, जो एक जगह डैम की ओपनिंग के लिए जा रहा होता है। वहां से वापस आते वक्त रहमान के साथ सिर्फ कुछ लिमिटेड लोग होते हैं। उन्हीं में से एक हमजा भी होता है, जो गाड़ी चला रहा होता है। रास्ते में हमजा देख लेता है कि बाकी सारे लोग सो चुके हैं। ये देखकर वो गाड़ी को जानबूझकर एक अलग रास्ते पर ले जाने लगता है। असल में हमजा ने एसपी असलम के साथ मिलकर रहमान को मारने का प्लान बना लिया होता है और असलम के लोग उसी रास्ते पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रहमान को भी महसूस हो जाता है कि हमजा उसे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। वो हमजा से कहता है कि गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ले, लेकिन जब हमजा गाड़ी नहीं मोड़ता तो रहमान समझ जाता है कि जरूर हमजा ने उसके खिलाफ कुछ बड़ी प्लानिंग की है। इसी बात पर रहमान और हमजा के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और हमजा वहीं रहमान के साथ हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ एसपी असलम भी आ जाता है। असलम आते ही रहमान को बहुत बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं कि रहमान को जान से नहीं मारना, इसीलिए वो जानबूझकर उसके गले के पास वार करते हैं। प्लान ये होता है कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि हमजा रहमान को बचाते हुए उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। हॉस्पिटल में जाते ही रहमान की डेथ हो जाती है। ये बिल्कुल भी उनके प्लान का हिस्सा नहीं होता, लेकिन रहमान के मर जाने के बाद उसके लोगों को हमजा पर जरा भी शक नहीं होता,
सब ये मानते हैं कि हमजा ने रहमान को बचाने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद हमें फिर से इंडियन ऑफिसर अजय दिखाया जाता है। अजय रिवील करता है कि उसने 2002 में धुरंधर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने एक ऐसे आदमी को चूज किया जिसके मर जाने से भी किसी को कोई फर्क ना पड़े। अजय ये भी बताता है कि हमजा का असली नाम जसप्रीत सिंह रंगी है। यानी धुरंधर पार्ट 2 में हमें ये पता चलेगा कि जसप्रीत की असल कहानी क्या है, कैसे वो धुरंधर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना और क्या वो कभी पाकिस्तान से वापस आ पाएगा या नहीं। एंड में हमें धुरंधर 2 के कुछ ग्लिम्सेस भी दिखाए जाते हैं और साथ ही अनाउंस होता है कि धुरंधर 2 मार्च 2026 में रिलीज होगी। तो गाइस, ये थी धुरंधर मूवी की कंप्लीट स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।